मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट हिंदी और पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है बाढ़ की संभावनाएं। पोएम 9। इस पोएम को लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। तो आइए सबसे पहले हम दुष्यंत कुमार के जन्म परिचय के बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में, निधन सन 1975 ईस्वी में हुई। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। मतलब कि बच्चों, उनका जो मेन गांव है वो जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में है और गांव का नाम है राजापुर। उनकी जो उच्च शिक्षा अर्थात स्नातक की शिक्षा जो हुई वो इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग भी किए हैं, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग करके सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया, यानी एक सच्चाई के रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। साए में धूप उनका प्रसिद्ध गजल है। एक कंठ विषपाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यहाँ पे बच्चों प्रस्तुत गजल मुसल्ल एक ही भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि जो है वो भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कभी चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं है। मतलब लोगों के जीवन में तरह तरह के जो है कठिनाइयाँ आती रहती हैं। उस कठिनाइयों को देख करके कभी जो है चिंतित ज़रूर हैं लेकिन निराश नहीं है। मतलब वो परेशान नहीं हो रहे हैं इतना ज़्यादा कि हम इस कठिनाइयों पर कभी विजय नहीं पाएंगे, इस तरह से सोचकर। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उनके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। मतलब उनके मन में उम्मीद की एक किरण आज भी दिखाई पड़ती है। तो आइए अब हम कविता पढ़ते हैं और समझाते हैं, आप लोग समझिए। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब कवि समझा रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं बच्चों जो नदी के किनारे बसे हुए होते हैं, खासकर जैसे मछुआरे लोग। उनका काम होता है नदियों में मछलियाँ पकड़ना और उसी के किनारे झोपड़पट्टी बनाकर वो रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि अभी इस समय नदी में बाढ़ आने की संभावना दिख रही है और नदियों के किनारे तमाम घर बने हुए हैं। तो इस बात को लेकर के कवि परेशान हो रहे हैं कि ना जाने कब बाढ़ आएगा और इनके घरों को, इनके तंबुओं को, इनके झुपड़पट्टियों को बहाकर उसमें लेकर चला जाएगा। इसी बात को लेकर के कवि परेशान हो रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि चीड़ वन में आधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। दरख्त मतलब होता है बच्चों पेड़। तो क्या कहते हैं चीड़ वन में, अर्थात ये जो वन है उसमें सिर्फ और सिर्फ चीड़ के ही पेड़ दिख रहे हैं। तो ऐसे वन में आंधियों की बात मत किया करो, क्योंकि इस वन में अगर आंधी आ गई तो ये जो चीड़ के वृक्ष हैं बहुत ही नाजुक होते हैं और हवा के झोंकों से सारे वृक्ष जो है टूट सकते हैं। तो कवि जो है इन बातों से परेशान हो रहे हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। अब इतनी परेशानियां आने के बाद भी लोगों के चेहरे पे निराशा ज़रूर दिख रही है, लेकिन इस तरह से वो टूट नहीं गए हैं, पूरी तरह से वो बिखर नहीं गए हैं कि जिस तरह से आईना गिरता है और टूटकर बिखर जाता है। आगे कहते हैं आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कवि कह रहे हैं उन लोगों से जो आराम से अपने घरों में बैठे हुए होते हैं और बाहर ये सारा विकट संगति वाली परिस्थिति को देखते रहते हैं। तो कभी उन लोगों से कह रहे हैं, उन अमीरों से कह रहे हैं, रईसों के कह रहे हैं कि आपकी जो ये कालीन है, अर्थात आपका जो ये ऐश्वर्य है, वैभव है, इसे हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि हमारे पाँव तो इस समय कीचड़ में फंसे हुए हैं, सने हुए हैं। अर्थात हम विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। कभी क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं
जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको समाज में चाहे जितनी अच्छी काम कर ले इज्जत नहीं मिलती है, चारों तरफ से दुत्कारा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, या यूँ कह लो कि उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं होता है। अगर वो अच्छी बात भी कहना चाहते हैं तो बड़े लोग उनकी आवाज़ को सभाओं में दबा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम आदमी नहीं हैं, हम बल्कि एक झुनझुने हैं। हमको जिस तरह से चाहो उस तरह से इस भरे सभा में जो है आम जनता में बजा सकते हो। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र उगे हुए हैं अनमने हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि इतनी सारी विकट परिस्थितियों को झेलते हुए, यानी इतने सारी कठिनाइयों के आते हुए सभी लोग सो रहे होते हैं लेकिन उनको अच्छी तरह से नींद नहीं आती है, तो वही कहते हैं कि कोई मुझे अच्छी सी एक तड़पती हुई गज़ल सुना दे जिसको सुन करके हम अच्छे से सो जाएं, हमको नींद आ जाए। कि अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र अर्थात हम सभी लोग ऊँघे हुए हैं यानी सोए हुए हैं अनमने से, अर्थात हमें नींद नहीं आ रही और गज़ल सुनने के बाद नींद अच्छी से आ जाएगी। तो बच्चों ये था जो है पूरा कविता और उसका भावार्थ। नीचे दिया है शब्दार्थ और टिप्पणी, अर्थात कुछ इसके कठिन शब्द हैं जो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, इसको भी आपको लिखना है, भावार्थ के साथ साथ याद करना है। फिर आता है नीचे स्वाध्याय। तो आइए हम देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो नंबर 1 है कौन सी संभावनाएं सामने है? तो आंधी की, बाढ़ की, कीचड़ की, पानी की। तो इसमें बाढ़ की संभावना सामने है। दूसरा प्रश्न है कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो सुंदरवन, मधुवन, तपोवन या चीड़वन। तो इसका आंसर है चीड़वन। नंबर 3 है हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो हम सफ़र पहला ही यहाँ पे ऑप्शन है उगे हुए हैं, तो यही सही है, यानी सो रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है घर कहाँ बने हुए हैं? तो बच्चों अभी मैंने भावार्थ में समझाया कि मछुआरों के, गरीब लोगों के जो झुपड़पट्टी यानी घर बने हुए हैं वो नदी के किनारे बने हुए हैं। दरख्तों के तने कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 दरख्तों के तने कैसे हैं? तो कवि ने कहा था कि चीड़वन में दरख्तों की बात ना कर, तूफान की बात ना कर, क्योंकि इनके तने बहुत नाजुक होते हैं। तो दरख्त यानी पेड़, तो पेड़ों के तने कैसे हैं? बहुत नाजुक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कवि ने झुनझुना किसे कहा है? तो यहाँ पे कवि ने झुनझुना यूँ मान के चलिए अपने आप को या इंसानों को, उन इंसानों को जो गरीब होते हैं, निचले तबके के होते हैं, जिनका किसी के सामने कुछ भी नहीं चलता है। चौथा है कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि अभी वो विकट या बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अर्थात उनका पाँव कीचड़ में सना हुआ है, इसीलिए वो कालीन नहीं देखना चाहते। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? तो बच्चों आप भी इसको सोच के लिख सकते हो। इसलिए चिंता है क्योंकि जो है नदी में बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ आएगी तो इनके घर बार को जो है उसी में डुबा के लेकर चली जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए इनको चिंता है। चीड़वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? अब कह रहे हैं कभी कि अगर चीड़वन में आंधी तूफान की बात करोगे, ज़ोर से झकाझोर आंधी आएगी तो चीड़वन के जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके तने वो सब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, इसीलिए उसमें आंधियों की बात करने से मना करते हैं। आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे आदमी को झुनझुना कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो गरीब व्यक्ति होता है, कितनी भी अच्छी या सच्चाई वाली बात क्यों ना सभा में कहे, अमीर व्यक्ति या रईस व्यक्तियों के सामने उसके बात को दबा दिया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि सुनने नहीं दिया जाता है या कोई सुनता नहीं है। इसीलिए आदमी को, आम आदमी को सभा में बड़े बड़े लोगों के सामने झुनझुना का दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में लिखिए। कभी सोए हुए साथियों को तड़पती हुई गज़ल क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि वो अनमने से सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, इसीलिए कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को एक तड़पती भड़कती तड़पती हुई गज़ल सुना देंगे तो इन लोगों को अच्छे से नींद आ जाएगी और ये आराम से सो जाएंगे। इस गज़ल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसका पूरा भावार्थ आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा। तो ये था सारा का सारा स्वाध्याय और इसके सारे कविता के भावार्थ, शब्दार्थ, टिप्पणी सब आप लोग लिखिएगा, याद करिएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको रोज़ इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।